नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कैरियर इंडिया एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रबंधन की थ्योरी की क्लास चालू करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को शुरुआत से ही कहता आ रहा था कि अभी अपन कठिन से सरल की ओर बढ़ेंगे। कठिन अपन ने पहले कर लिया, यानी कि प्रबंधन का जितना भी सार है, जितना भी निचोड़ है, उसको अपन लोगों ने पहले ही अच्छे से कर लिया है। लगभग में 30 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, जिनमें से 3 मैराथन क्लासें हैं 500-500 क्वेश्चनों की। तो जो भी विद्यार्थी नए हों या जो लोग अभी नए चैनल पर आए हों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही साथ उन क्लासों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सारा का सारा निचोड़ वहीं पर है। आज से अपन थ्योरी की क्लासों को चालू कर रहे हैं। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो क्लास 31 भी है, यानी कि 31 है। जो लोग नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा, आपके लिए जो भी क्लास अपलोड होगी या जो भी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लेंगे जितनी भी क्लासें हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा सबसे प्रमुख फायदा है कि 15 तारीख से, यानी कि 15 मार्च से पेपर होने वाले हैं पटवारी के। पटवारी का जैसे ही पेपर होगा, उन जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका एनालिसिस इसमें करवाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि यदि 15 तारीख को आपका पेपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 के बाद है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने तक में ये पेपर चलेंगे। हो सकता है 2 महीने तक भी चलें, क्योंकि लगभग 15 लाख विद्यार्थियों ने इसका पेपर जो है फॉर्म भरा हुआ है। तो यदि आपका पेपर बाद में है तो आप लोगों को ये फायदा मिल जाएगा कि जो क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा उससे आपके दिमाग में एक रणनीति तैयार हो जाएगी कि हाँ, अपन ने जितनी तैयारी की है वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में जो भी कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है या फिर कुछ अलग हटके पूछा जा रहा है, इसको भी हम नहीं छोड़ें, और उसकी जो तैयारी है वो भी हम लोग यहाँ पर साथ में करवाते हुए चलेंगे। बाकी क्लासें तो आप लोगों की जो है चली रही हैं। जैसे कि प्रबंधन की क्लास 4 बजे अपलोड हो जाती है, हिंदी की क्लास 6 बजे और सामान्य विज्ञान की क्लास 7:30 बजे। इसके अलावा कंप्यूटर की भी क्लास चालू होगी, जिसका जो समय होगा वह सुबह की टाइम होगा। वो अभी नियत नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही नियत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। हर बार की तरह लेट ना करते हुए, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ वहीं से प्राप्त होगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए अपन चालू करते हैं। प्रबंधन सामान्य परिचय बिल्कुल एकदम जीरो से उठाएंगे दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, कठिनता से सरलता की ओर। नियम क्या कहता है? सरलता से कठिनता की ओर। लेकिन वो नियम वहां लागू होता है दोस्तों जहां पर समय पर्याप्त है। चूंकि समय पर्याप्त था नहीं, 3 महीने उन्होंने समय दिया था, तो इतने में कितना करवाते। मान लीजिए सरलता से कठिनता की ओर आते तो कठिनता पे आते आते तक तो पेपर ही आ जाता। इसीलिए कठिनता को अपन ने पहले रख दिया, अब अपन सरलता की ओर आ रहे हैं। तो देखिए, यही तो प्रबंधन है। समय रहते ही साथ अपनी रणनीतियों को भी बदल लेना, यानी लोचशीलता होना चाहिए। इसी लोचशीलता को अभी आप इस प्रबंधन में देखेंगे, जिसको अभी अपन काफी बार पढ़ चुके हैं। चलिए चालू करते हैं बिना लेट किए हुए इस मजेदार क्लास को। सबसे ही ये प्रबंधन की परिभाषा। प्रबंध का सामान्य अर्थ है, अगर हम सामान्य अर्थ देखें, बिल्कुल एकदम व्यवहारिक अर्थ, तो इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। प्रबंध दरअसल परिवर्तनशील पर्यावरण में, ये जो पर्यावरण है पूरा परिवर्तनशील है, सीमित संसाधनों का, संसाधन भी सीमित हैं, उन्हीं का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। दरअसल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ जो अपन प्रबंध पढ़ रहे हैं वो प्रबंध को किस अच्छे से करना, प्रबंध क्या है, ये सब कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रबंध का एक तरीके से पालन करता है। बिना प्रबंध के वो कार्य कर ही नहीं सकता। चाहे उसके दैनिक जीवन की बातें सुन ली जाएं, चाहे पारिवारिक जीवन की बातें सुन ली जाएं, चाहे सामाजिक जीवन की बातें सुन ली जाएं, सभी में प्रबंध आवश्यक होता है। कार्य चाहे बड़ा हो, कार्य चाहे छोटा हो, प्रबंध की आवश्यकता तो पड़ती ही है, मैनेजमेंट की, यानी व्यवस्था करने की। बिना प्रबंध के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, या होगा तो आधे में रुक जाएगा, या हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। तो यदि हम प्रबंध के सामान्य अर्थ की जो इन्होंने बात की है, इसको मैं आपके पटवारी के ही पेपर से जोड़ दूं, तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में, परिवर्तन हुआ है क्योंकि एक खुद ही यही वाला सब्जेक्ट नया जुड़ गया। तो परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में उतना धन वगैरह नहीं है जितना कि वो लोग पटवारी के लिए कहीं कोचिंग संस्थानों में या कहीं पर और पर दे सकें। तो वो कोशिश क्या करते हैं कि प्रयास ये करते हैं कि हो सके जितना भी यूट्यूब पे जहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हो वहां से हम देख लें, और हम पाएंगे कि सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा उन्हीं का हुआ है ना। तो सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए, मतलब उन्हीं में उन्होंने देखा कि भाई इसी में अपन किसी भी कंडीशन में यहीं से अपन को लेना है और कहीं जाना नहीं है। तो कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्य का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए, जो संगठन का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है आपका?
पटवारी का पेपर फाइट करना, तो उसको प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर, आप बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे। यदि मान लीजिए आपको मैथ या रीजनिंग में कोई दिक्कत है और सामने वाला आपका जो दोस्त है उसको मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप उससे कहीं ना कहीं सहायता ले सकते हैं। तो दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया ही प्रबंध है। तो अब तो आप प्रबंध को समझ गए होंगे। मैंने सामान्य जीवन से भी जोड़ दिया। मुख्यतः जिसकी लिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, पटवारी की परीक्षा के लिए, उससे भी जोड़कर देख लिया, तो अब आप प्रबंध को नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं, जो वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें की हैं, या उस समय जो प्रबंध के महान महान विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने जो जो बातें कही हैं। क्रूज कहते हैं, प्रबंध औपचारिक दलों में संगठित व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करने व कराने की कला है। याद रखिएगा, काम करने और, एक मिनट रुकिए, वो क्या कह रहे हैं, काम करने और करवाने की, यानी करवाने वाला काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं ही काम कर रहे हैं, आपके अंदर वो गुण भी होना चाहिए कि आप दूसरों से बात करा ले। ये कौन कहते हैं, क्रूज। इस वाले कथन को दोस्तों अपन लोगों ने कईयों बार पढ़ रखा है। अब आप लोग भूलिएगा नहीं, यहाँ से थ्योरी इसीलिए यहाँ पर हो रही है कि जो आपने वहां पढ़ा है वो यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाए। क्रूज क्या कहते हैं, प्रबंध औपचारिक दलों में संगठित व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मिलकर काम करने व कराने की कला है। अब यहां पर देखिए, प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मानवीय प्रयासों का नियोजन करने, संगठन करने, समन्वय करने, निर्देशित करने, अभिप्रेरित करने और नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, अपनाई जाती है। क्या क्या करने के लिए दोस्तों, नियोजन, इस शब्द को याद रखिएगा, संगठन, समन्वय, निर्देशित, अभिप्रेरित और नियंत्रण करने के लिए अपनाई जाती है। चलिए दूसरी स्लाइड पर आते हैं, ये क्यों लिखा गया है यहां पर, ये देखिए, प्रबंध की अन्य परिभाषाएं अपन इस पूरे स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए, नियंत्रण, नियोजन, संगठन और नियोजन, ठीक है। अब यहां से कैसे कार्य चलेगा, एक तरीके से कार्य है, प्रचालन है, कर्मचारी हैं, ठीक है। और यहाँ पर संप्रेषण साधन, ये आपस में सब घूमते रहेंगे। मानव संसाधन, फिर आ गया वित्तीय संसाधन, फिर आ गया भौतिक संसाधन। अब ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया होगा। यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग इन्हीं को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अभी अपन अच्छे से समझेंगे, ये क्या कह रहा है। देखिए, प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन का अर्थ, ये क्या है, प्रशासन, प्रबंध और संगठन का अर्थ, प्रशासन का, प्रबंध का और संगठन का। प्रशासन क्या है, क्योंकि आप लोग एक तरीके से प्रशासन में ही जा रहे हैं, है ना। व्यवसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों व लक्ष्यों के व्यापक निर्धारण से संबंधित है, प्रशासन कहलाता है। समझिए, व्यवसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों एवं लक्ष्यों के व्यापक निर्धारण से संबंधित है, प्रशासन कहलाता है। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट। प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व कार्य है जिसमें सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। यह भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग के द्वारा उचित निर्णय और निर्देशन के माध्यम से लिया जाता है। निर्देशन के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। वो एक लाइन छूट गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया अपना प्रशासन और प्रबंध, अपन ने समझा। अब आगे देखते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए, समझिएगा, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए यह निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की व्याख्या करना। सुनिए, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए यह निर्धारण करना और व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की, जो क्रियाएं हैं उनके वितरण की, वितरण का मतलब होता है बांटना, की व्याख्या करना ही संगठन है। इस प्रकार प्रशासन किसी उपक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीति निर्धारण का कार्य करता है। इनके अनुसार कार्य करवाना प्रबंध का दायित्व है। क्या है, प्रबंध का एक तरीके से देखा जाए तो दायित्व है।
संगठन उक्त लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक ओर तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की कला है। संगठन क्या है? उक्त लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक और तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं समझिएगा में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य इंपॉर्टेंट है, स्थापित करने की प्रक्रिया तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की कला है। आप लोगों ने वन लाइनों में देखे होंगे, अपन ने कई बार इसकी चर्चा की है ना। चलिए, संगठन को हम समझ गए। अब समझिए प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसे अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। प्रबंध की विषय सामग्री होगी और प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र होगा। क्या क्या होगा? प्रबंध की विषय सामग्री और प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। तो प्रबंध की विषय सामग्री जिसमें क्या क्या आएगा? नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, जो आगे अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रबंध की विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है नियोजन। तो नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्यों को करने से पूर्व उस पर चिंतन व मनन करने तथा कार्य को अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर पूर्ण करने का प्राथमिक रूप में एक मानसिक चिंतन होता है। नियोजन यानी एक तरीके से दोस्तों प्लानिंग। हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना प्लानिंग के होता ही नहीं। पहले प्लानिंग बनाएंगे ना कि यार भाई पहले ये करना होगा फिर ये करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो लगभग हो सकता है हमको कोई घाटा लग जाए। तो प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें प्लानिंग में क्या बताया उन्होंने कि नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्य को करने से पूर्व उस पर चिंतन व मनन करने तथा कार्य के अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर पूर्ण करने का प्राथमिक रूप में एक मानसिक चिंतन ही होता है। यानी कि यह क्या होता है? मानसिक चिंतन होता है। संगठन संगठन का अभिप्राय नियोजन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। संगठन क्या है? संगठन का अभिप्राय है कि जो नियोजन के द्वारा, यानी नियोजन अब शामिल हो चुका है, उसके द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करने वाला तंत्र ही संगठन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये देखिए, ये वो दरअसल इसको यहाँ पर अपन ने कर दिया, ये छोटी सी उसमें आ गया था। अब यहाँ से आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। दो प्रकार से अपन ने इसको बांटा। ये अपन ने देखा, प्रबंध की एक हो गई विषय सामग्री, पहला ए, है ना, ये पहला हो गया प्रबंध की विषय सामग्री, दूसरा हो गया प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। विषय सामग्री में हमने सबसे पहले नियोजन को देखा। नियोजन क्या कह रहा था? नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्य को करने से पूर्व उस पर चिंतन व मनन करने तथा कार्य को अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर पूर्ण करने का प्राथमिक रूप में एक मानसिक चिंतन होता है। ये होता है नियोजन। अब संगठन क्या है? संगठन का अभिप्राय नियोजन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से होता है। ठीक है, तो अपन ने नियोजन संगठन को समझ लिया। अब देखते हैं नियंत्रण क्या है, कंट्रोल। नियंत्रण के अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि समस्त कार्य नियोजन के अनुरूप चल रहा है या नहीं। याद रखिएगा, कंट्रोल यानी नियंत्रण, नियंत्रण के अनुसार चल रही है कि नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि ए को हमने काम करने दिया तो ए बी से काम करवा रहा है, ए बढ़िया मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं। पूरा नियंत्रण है कि नहीं है, यानी ए भी काम करे और बी भी काम करे, तो अनुरूप चल रहा है या नहीं, तथा सारी क्रियाएं निर्धारित सिद्धांतों व निर्देशों के अनुसार ही हो रही हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त कमजोरियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार हेतु सुझाव एवं संतुलन करना भी नियंत्रण का ही कार्य है। यानी कि बीच में यदि कोई समस्या आ जाती है या हमारी जो कमजोरियां हैं उनमें सुधार करना एवं उनको संतुलित करने का कार्य भी किसका है? नियंत्रण का है। बस दोस्तों यहीं से प्रश्न उठ जाते हैं, क्या इनमें से यह नियंत्रण का कार्य है? तो अगर आप लोगों ने सब चीज़ों को पढ़ रखा है तो अपने आप इसको सही कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले वाली जो क्लासें ले रखी हैं उनमें तो सबका सब पढ़ ही रखा है। तो अपने आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। हाँ, एक बार उनको पढ़ लेने के बाद इन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। क्लासों को देख लेने से आप लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा कि आप लोग उन चीज़ों में जो भी बीच बीच में गैप बने हुए हैं ना कि यार ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया, वो सब अब यहाँ पर कंटिन्यू है। मतलब एक तरीके से एक व्यवस्थित रूप में है इन क्लासों में जो थ्योरी की क्लासें हैं। चलिए, समन्वय, किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस तरह से कार्यों का आवंटन या निर्धारण करना। समझिए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। जो उनको कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे ए को, बी को, सी को, डी को, इन सबको अलग अलग कार्य दे दिए गए। ये भैया कंप्यूटर चलाएंगे,
ये सिर्फ टाइपिंग करेंगे, ये एडिट करेंगे, इनका काम है मैटर को लेके आना। कर दिया, सबकी बातें दे दी अलग अलग। अब किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस तरह कार्य को आवंटन करना कि उनमें परस्पर या परस्पर सामंजस्य तथा सहयोग बना रहे, और यह देखना कि कार्य सद्भावना पूर्वक हो जाए, समन्वय कहलाता है। यानी कि हमने देखा कि ए बी की सहायता कर रहा है जरूरत पड़ने पर, तो बी सी की भी सहायता कर रहा है। बी और सी में भले खटपट है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के समय दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसी प्रकार सी भी डी की सहायता कर रहा है, और सभी मिलकर उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था में हैं। यही होता है समन्वय। हो सकता है किसी कारणवश ए को भी पसंद ना हो, वो उनका व्यक्तिगत राय है, उसका इस काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यही क्या होता है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशन यानी डायरेक्शन। निर्देशन का अभिप्राय है संस्था के विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तथा यह सुनिश्चित करना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी प्रकार कर रहे हैं या नहीं। निर्देश लिखित रूप में दिए जाने चाहिए ताकि उनका परिपालन या अवहेलना पर आवश्यक नियंत्रण किया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, निर्देशन तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शब्द से ही विदित है, निर्देश देना, ये सुनिश्चित करना कि व्यक्ति अपना कार्य उसी प्रकार कर रहा है या नहीं। निर्देश लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा वन लाइन में ये वाला प्रश्न 3 से 4 बार आया था कि निर्देश किस रूप में दिए जाने चाहिए, तो अपन ने बार बार बताया था कि लिखित रूप में, क्योंकि जब हम लिखित रूप में देते हैं तो वह ज़्यादा मायने रखता है। आप लोगों ने खास तौर पर पुलिस विभाग में ऐसा देखा होगा, जहां लिखित अगर सूचना मिल जाती है तो वो कार्य होकर ही रहता है, और जो मौखिक सूचनाएं होती हैं उन कार्यों में ढील ढवाल कहीं ना कहीं हो जाता है। अभिप्रेरण, ये है दोस्तों मोटिवेशन। इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। इन सब टॉपिकों को अपन आगे चल के एक एक करके उठाएंगे। अभी अपन इनके बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण अभिप्रेरण एक सामान्य प्रोत्साहन देने वाली प्रक्रिया है जो टीम या संगठन के सदस्यों को अपने समूह के प्रति ईमानदार होने, स्वीकृत कार्य को नियमित रूप से करने तथा अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए तात्पर्यता व प्रेरणा देती है। अभिप्रेरणा को अपन मोटिवेशन कहते हैं। आप लोगों ने सुन रखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशन, सोनू सर के सुन रखे होंगे, सोनू शर्मा जी के, अवध ओझा सर जी के दिए, तो है वही मोटिवेशन। पर यहाँ पर वो मोटिवेशन किस लिए दिया जाता है, जो उनका क्षेत्र है यानी जो संगठन है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए उनके माइंड को इस तरीके से बना देना कि वो हारने की बजाय, यानी कि वो ये ना सोचें वो कि यार हम हार जाएंगे या हम कुछ ऐसे हो जाएंगे, वो उसमें हमेशा जीतने के लिए अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, वही मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन हम समझ गए। नियुक्ति क्या है? स्टाफिंग। अब इसको और समझते हैं। नियुक्ति या नियुक्तियां, स्टाफिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत संगठन की योजना के अनुसार योग्य तथा अनुभवी एवं आवश्यक पदाधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, आवश्यक प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना, सेवा मुक्ति करना आदि सम्मिलित होता है। नियुक्तियां दोस्तों यही है। नियुक्तियां क्यों आवश्यक होती हैं? आप लोग देखते होंगे बीच बीच में वैकेंसी निकल रही, भर्ती निकल रही, क्या कारण होते हैं? पहली बात तो वहां जगह रिक्त हो जाती है, क्योंकि पुराने जो आदमी होते हैं वो कहीं ना कहीं रिटायर होते जाते हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा जब कार्य बढ़ने लगता है, जब हम देखते हैं कि कार्य बढ़ रहा है और कार्य के अनुरूप व्यक्ति हमारे पास में नहीं है, तब भी भर्तियां होती हैं या नियुक्तियां होती हैं। तो नियुक्तियां, भर्तियां इसीलिए होती हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो जो जिनकी भर्ती हो रही है उनको देख लिया जाए कि ये आवश्यक हैं या आवश्यक नहीं है, यानी कार्य के योग्य हैं या नहीं है। अब चूंकि जब वो योग्य हैं, उनकी भर्ती कर ली, तो उन्हीं को प्रशिक्षण देना, या फिर जो पहले से भर्ती हैं उनको यदि अन्य कार्य देना है तो उनको भी प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, उनका स्थानांतरण करना, सेवा मुक्त करना, ये सभी आदि किसमें सम्मिलित हो जाता है? तो नियुक्तियों में सम्मिलित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, है ना, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है? ये प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हैं। क्या है? प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक, इसको देखते हैं। अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध, इसके अंतर्गत भवन, प्लांट, मशीन, उपकरण आदि के रखरखाव तथा उपयुक्त देखभाल करना शामिल होता है। किसके अंतर्गत? एक तरीके से देखा जाए अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध।
कार्यालय प्रबंध क्या होता है दोस्तों? ऑफिशियल मैनेजमेंट। इसमें संदेश, वाहन, रिकॉर्ड व्यवस्था, पत्र व्यवहार, ईमेल, कार्यालय का नियोजन तथा नियंत्रण शामिल होता है ना। वित्तीय प्रबंध ये क्या होता है? इसके अंतर्गत देखा जाए, देखिए प्रबंध कहाँ कहाँ लागू हो रहा है समझिए। और इसमें इसमें प्रश्न कैसे आएंगे दोस्तों? इसमें आएगा कार्यालय का नियोजन किस प्रबंध के अंतर्गत है, तो आप क्या लगा देंगे? कार्यालय प्रबंध। या ऐसा आ जाएगा प्लांट, मशीन, उपकरण आदि का रख रखाव किसके अंतर्गत आता है या किस मैनेजमेंट के अंतर्गत है, तो अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार के जो वन लाइन वाले क्वेश्चन थे वही तो अपन ने देखे थे। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मेरी बात को मान लीजिए आप। उन क्लासों को देखिए, उन क्लासों को आप जैसे ही देखेंगे तो आप लोगों को ये क्लासें तो एकदम सरल लगने लगेंगी। और ये क्लासें एक तरीके से वो जो क्लासें हैं ना, वहाँ पे चीज़ें आपको अलग अलग दिखेंगी और वही चीज़ें पूरी की पूरी इन क्लासों में एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से दिखने लगेंगी। यदि उनको, जिन जिन विद्यार्थियों ने उनको अच्छे से देखा है, उनको ये बहुत सरल लग रहा होगा, उनको मज़ा भी आ रहा होगा इसको पढ़ने में कि यार इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वित्तीय प्रबंध, अब ये क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे भी अपन ने कितने प्रश्न किए हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत आर्थिक पूर्वानुमान, देखिए लेखांकन आएगा, लागत नियंत्रण आएगा, सब पर चर्चा कर रखी है। बजट नियंत्रण आएगा, सांख्यिकी आएगा, है ना, सांख्यिकी नियंत्रण आएगा, वित्तीय नियोजन भी आएगा इसी में, आय का प्रबंध भी इसी में आएगा, बीमा भी आ जाएगा। कर्मचारी बीमा पे तो एक अलग से क्लास ली गई है दोस्तों। अन्य वित्तीय बातों को शामिल भी किया जाता है। यही वित्तीय प्रबंध है। तो वित्तीय प्रबंध की इन सभी चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। विकास प्रबंध क्या है? विकास प्रबंध, इसके अंतर्गत यदि देखें तो सामग्री, मशीनों, उत्पादन प्रक्रियाओं आदि के संबंध में अनुसंधान, अन्वेषण, क्या क्या हो गया? अनुसंधान, फिर अन्वेषण, अनुसंधान फिर अन्वेषण, वस्तु विकास, डिजाइन, उपभोक्ताओं की मांग तथा मनोवृत्ति से संबंधित बातों को शामिल किया जाता है। ये होता है विकास प्रबंध। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, थोड़ी इसकी जो इंग्लिश है उसको भी आप लोग करते जाइएगा। मान लीजिए वहां पर किसी शब्द में आप लोग फंस जाते हैं तो उसका आप लोग इंग्लिश, जो कि एक पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है दोस्तों, तो इंग्लिश को आप लोग देख के उसको आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इसमें जो कि इंग्लिश के हैं। एक क्लास में लेके आऊँगा दोस्तों सिर्फ इसी पर कि इसमें से हिंदी इसका ये अर्थ है, इसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इंग्लिश में आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ताकि एक भी प्रश्न वहाँ पर गलती ना करें। 25 में से लगभग में 20 प्लस आपके क्रॉस हो जाएं। ठीक है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप लोग देखिएगा कि अंतिम 45 दिनों में पटवारी की तैयारी कैसे करें। निश्चित तौर पर यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उससे फायदा जरूर मिलेगा। एक बार देखने का प्रयास उसको जरूर करिएगा। प्रबंध का महत्व या आवश्यकताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नीड फॉर मैनेजमेंट, क्यों है जरूरत मैनेजमेंट की। चलिए, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इन्होंने पूरी लाइनें लिखी हैं और लाइनों के बाद सभी का एक तरीके से अर्थ बताया है कि क्यों जरूरी है। अपन सबको देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। पहली लाइन में क्लियर कर दिया उसने भैया कि जो प्रबंध है उसकी आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं होती, प्रबंध के लिए नहीं बल्कि जो संगठन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध का जो कार्य है संगठन के कुल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना होता है। व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना होता है, ये होता है प्रबंध। ठीक, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करेगा। प्रबंध क्या करेगा? क्षमता में वृद्धि करेगा। प्रबंधक का लक्ष्य, जो भी प्रबंधक होते हैं, संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन से संगठन निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना एवं उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। यानी कि प्रबंध एक तरीके से क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील संगठन, यानी संगठन तो है लेकिन गतिशील है, यानी कि निरंतरता है उसमें, इसका निर्माण करता है। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर परिवर्तन हो रहे पर्यावरण के अंतर्गत करना होता है। सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है कि परिचित सुरक्षित पर्यावरण से नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तन को अपनाने में सहायक होता है जिससे कि संगठन अपनी प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल रहता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस वाली लाइन को आप लोग अच्छे से समझें
कि प्रबंधन अगर दरअसल देखा जाए तो लोचशील है। वो देखता है कि समय में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और अब हमको अपने नियम में भी परिवर्तन करना है, तो समय के अनुसार परिवर्तन करेगा। जैसा कि अपन लोगों ने वन लाइन वाली क्लासों में देखा था कि प्रबंधन जो है वह लोचशील होता है, और चूंकि जब वह लोचशील होता है तो परिवर्तन उसमें भी करना आवश्यक होगा। यदि वो परिवर्तन नहीं करेगा तो देश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन चूंकि पर्यावरण में परिवर्तन या किसी के मन में परिवर्तन करना एक तरीके से देखा जाए तो उसके विरोध करने का कार्य होता है, क्योंकि परिवर्तन इतनी आसानी से होता नहीं है। तो ये बता रहा है कि उसी समय पर जब परिवर्तन किसी में हो रहा हो और प्रबंध के सही निर्णय ले लेना और एक तरीके से सही तरीके से करना, तो गतिशील संगठन का निर्माण करना ही प्रबंध है, या प्रबंध गतिशील संगठन का एक तरीके से निर्माण करता है। इस पूरे वाले आप लाइनों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और हम तीसरे वाले को पढ़ते हैं और एक बार और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर परिवर्तन हो रहे, अब मैंने परिवर्तन की बात की, पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करना होता है। पहली बात, सामान्यतः देखा गया है किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये दोस्तों, ये जो विरोध करने का काम है ना, ये खाली बाहर के प्रबंध में ही नहीं, व्यक्ति के मन में भी होता है। आपका जो मन है वो एक तरीके से देखा जाए, देखिए जो सारी सृष्टि है वो हमारे मन का ही एक तरीके से प्रतिरूप है। हम जिस तरीके से सृष्टि को देखते हैं वो उसी तरीके से हो जाती है, क्योंकि वो उसी तरीके से है। तो जिस प्रकार से हमारा जो मन है वो हमेशा कि परिवर्तन का विरोध करेगा, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है दोस्तों। मन का जो है एक खेल है, ये हमेशा परिवर्तन का विरोध करेगा। ये आपको वही आदतें अपनाने के लिए कहेगा जो आपकी पहले से आदतें हैं। जैसे ही इनमें परिवर्तन होगा तो ये विरोध करने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अभी तो अपन ऐसा करते थे अब ऐसा। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी है कि परिवर्तन का विरोध करते हुए, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि परिचित सुरक्षित पर्यावरण से नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण, क्योंकि हम जब परिवर्तन करेंगे तो चुनौतियां आएंगी कि नहीं आएंगी, तो चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होता है। प्रबंध क्या होगा कि इनमें सहायक होगा, यानी कि आपने पटवारी बनने के लिए अपने प्रबंध का एक निर्माण किया, यानी आपने प्रबंध बनाया था कि भाई अब कुछ हो, मन चाहे माने चाहे नहीं माने, सुबह 4 बजे उठना है। तो वो उसकी जो भावना है बहुत ज्यादा प्रबल, वो आपको कहीं ना कहीं उठा ही देगी। यदि वो भावना आपकी ज्यादा प्रबल है तो आपका मन जो है वो गिर जाएगा, आप ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, मैं हर चीज को पटवारी से इसलिए जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में एकदम बस जाएं। हालांकि इनका सीधा सीधा संबंध बाहर के कोई बड़े प्रबंध से है या छोटे प्रबंध से भी है ना। पटवारी से मैं जोड़ जोड़ के आपको बताता जा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझते हुए चलें। चलिए, अब आते हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, सबने अपना अलग अलग दिया है। प्रबंध वस्तुतः एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है जिसे कई रूपों में समझा जा सकता है। प्रबंध की प्रकृति में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। प्रबंध जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा है, जिसमें ही प्रबंध है, याद रखिएगा। प्रबंध एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी। देखिए दोस्तों, एक प्रक्रिया है, कला भी है, विज्ञान भी। जहाँ कला की आवश्यकता होगी तो कला काम आएगी, जहाँ विज्ञान की आवश्यकता होगी तो विज्ञान काम आएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी की यदि आवश्यकता है, देखा कि भैया बहुत सारा कागजी काम हो चुका है, कागजी कामों को हटाना है, कंप्यूटर ला गए तो विज्ञान काम आ गया। अब कला है, कला का मतलब ये है कि मान लीजिए बहुत सारा काम ऐसा है जो हो तो रहा है, लेकिन वहाँ के जो आपस के व्यक्ति हैं वो आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय आप वहाँ पर गए और उन सब लोगों में एक तरीके से सहज भावना आ गई, सब लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया, तब प्रबंध एक कला हो जाती है। समझना, प्रबंध एक पेशा भी है। अब अपन समझते हैं प्रबंध क्या है, एक पेशा। अब जब हम किसी बड़े व्यवसाय में या किसी में एक तरीके से प्रबंध को हम करेंगे तो वह एक पेशा बन जाता है, क्योंकि उसी तरीके से फिर वो कार्य चलते जा रहे हैं। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। इसको आप समझ लें कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। ठीक, ये आता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रबंध के थोड़े स्तरों को देखा जाए, प्रबंध के स्तर कितने हैं, तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 स्तर होते हैं। एक होता है शीर्ष स्तरीय प्रबंध। कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक होता है शीर्ष स्तरीय प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मध्य स्तरीय प्रबंध मिडिल मैनेजमेंट, और एक होता है पर्यवेक्षकीय प्रबंध यानी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अब आप लोग देखिएगा इससे जुड़े कितने प्रश्न थे दोस्तों। वन लाइन वालों में अपन जो देख रहे थे, इकट्ठे लगभग में 30 से 31 प्रश्न आ गए थे ना। 30 से 31 प्रश्न लगभग, शायद 17वीं क्लास थी वो, उसमें आ गए थे। बस ये वही है पूरा। अब आप इनको देख लीजिएगा और क्लास 17 देख लीजिएगा, बस हो गया खेल आपका। तो शीर्ष स्तरीय प्रबंध टॉप मैनेजमेंट में कौन आते हैं?
संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक। ठीक है, ये 3 आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन आएंगे? प्रबंध, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। ठीक। फिर होते हैं पर्यवेक्षकीय प्रबंधक, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसी में आते हैं अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फॉरमैन। इन तीनों को, सॉरी, इन जो 9 हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना है वो आप लोग सब लोग जानते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आता है कि इनमें से कौन मध्य स्तरीय प्रबंधक है, इनमें से कौन पर्यवेक्षकीय प्रबंधक है, इनमें से कौन शीर्ष स्तरीय प्रबंधक है। आपने देखा होगा प्रश्न इससे कईयों आए थे। अब देखते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंधन। सर्वोच्च या उच्च स्तर का प्रबंध शीर्ष स्तर का प्रबंध कहलाता है। शीर्ष स्तर ही व्यवसायिक उपक्रम के समूचे प्रबंध, संचालन, नीति निर्माण एवं आधारभूत निर्णय के लिए उत्तरदायी रहता है। शीर्ष प्रबंध में सुनिएगा दोस्तों, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कहाँ पर थे? जब भारत में अंग्रेजों का शासन आने वाला था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद आ गया होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है ना? उसी तरीके से तो संचालक मंडल जो पूरी तरीके से संचालन करते हो। फिर होता है प्रबंध संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। और फिर हुए मुख्य प्रबंधक यानी चीफ जनरल मैनेजर को शामिल किया जाता है। इन अधिकारियों के समूचे कार्य निर्णयात्मक, सुनिएगा यहां से ही प्रश्न आता है, कौन कौन से होंगे? निर्णयात्मक यानी निर्णय लेंगे, विचारात्मक होंगे, और विश्लेषणात्मक मतलब उसमें जांचेंगे, परखेंगे, विश्लेषणात्मक विश्लेषण करेंगे, प्रकृति के होते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उन्हें मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि जो ये निर्णय लेंगे, इन्होंने जो निर्णय दिया वो कहां पर जाएगा? मध्य स्तरीय प्रबंध, यानी कि इनके निर्णयों को ये मानेंगे। ठीक है, किया जाएगा। तथा एक बृहद व्यवसायिक उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शीर्ष स्तरीय प्रबंध को समझे हम, टॉप मैनेजमेंट। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? बजट का अनुमोदन करना। अब इनके कार्यों को देख लें दोस्तों, इन कार्यों से प्रश्न आ सकते हैं या आते ही हैं। बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं एवं परिणामों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, आय का वितरण करना। महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पद पर ही बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर हैं। ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। ट्रस्टी क्या होता है दोस्तों? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मुख्य अधिशासी चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करना। उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि अब उद्देश्य और क्या क्या है। व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व को प्रदान करना, ये होता है जो शीर्ष संचालक होते हैं या शीर्ष मैनेजमेंट के व्यक्ति होते हैं, उनको ये सब करना पड़ता है या उनके ये मुख्य कार्य होते हैं। इन कर्तव्यों को सफलतापूर्वक तभी निष्पादित किया जा सकता है जब संचालक मंडल के सदस्यों में निम्नलिखित गुण हो। अब उनके पास में भी कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों को देखा जाए तो निर्णय लेने की क्षमता हो उनके पास में, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है। कल्पना शक्ति उनमें जबरदस्त हो, इमेजिनेशन पावर। विश्वास उनके पास में हो, कॉन्फिडेंस, पहल हो, इनिशिएटिव। इसके अलावा मानवीय समझ हो यानी ह्यूमन इंटेलेक्ट। इसके बाद न्यायप्रियता हो। भाई न्यायप्रियता भी तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी ना हो कि निरंकुश टाइप की व्यक्ति हो, है ना, या फिर एक तरीके से न्यायप्रिय व्यक्ति ही ना हो, यानी इक्विटी, समानता, न्यायप्रियता। प्रत्येक निगमित संस्था में उद्देश्य एवं नीतियां तो संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, किंतु वास्तविक कार्य, समझिएगा दोस्तों यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक निगमित संस्था में उद्देश्य एवं नीतियां तो संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, किंतु वास्तविक कार्य निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। आता है ना भैया, इनके प्रबंधक कौन है, महाप्रबंधक कौन है? ये प्रश्न आप लोगों ने कई बार सुना होगा। बड़ी बड़ी संस्थानों के तो जो मुख्य कार्य होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? या तो प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक के द्वारा, जिसे मुख्य अधिशासी चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है ना। ये अपन लोगों ने देखा चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य प्रबंधक। ये वाला जो अगर देखा जाए ना, पहले वाले पे आ जाइए, ये आ गए पहले वाले पे, शीर्ष स्तर के प्रबंध में, तो ये जो तीसरे नंबर के हैं मुख्य प्रबंधक वही होते हैं। ठीक है।
मुख्य अधिशासी के कार्य क्या है। अब मुख्य अधिशासी के कार्य देख लिए जाएं तो अधीनस्थों में स्वयं की पहल के आधार पर अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने की भावना को बनाए रखना। पहला कौन सा कार्य हो गया उनका, अधीनस्थों में, अधीनस्थ का मतलब दोस्तों होता है जो उनसे नीचे वाले हैं, अधीनस्थों में स्वयं की पहल के आधार पर अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने की भावना को बनाए रखना। समूचे संगठन तथा संचालक मंडल के बीच संपर्क बनाए रखना। संगठन के और संचालक मंडल के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन के लिए एक ठोस विचारधारा का विकास करना और उसको कार्यान्वित भी कर देना। संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करना। ठीक। पांचवा, प्रभावपूर्ण समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना, प्रभावपूर्ण सामंजस्य और समन्वय को स्थापित करना। छठवा, यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी संस्था की नीतियों व उनके प्रभावों से पूर्णतः परिचित हैं। ठीक। यह सुनिश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी योग्य एवं कार्य कुशल हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा मितव्ययिता यानी इकोनॉमी और कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। ये सब उनके कार्य हैं, किनके, मुख्य अधिशासी के कार्य। चलिए अब आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। देखिए प्रबंध के अपन सामान्य परिचय पे पढ़ रहे हैं, फिर इन्हीं को अपन हर क्लासों में खोला करेंगे अच्छे अच्छे से, है ना। मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल मैनेजमेंट, तो ये क्या कहता है, मध्य स्तरीय प्रबंध से अभिप्राय उस स्तर से है, उस स्तर से है जो शीर्ष प्रबंध तथा पर्यवेक्षक प्रबंध के मध्य से होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा शीर्ष प्रबंध के सारे निर्देश का पालन किया जाता है। मध्यम प्रबंध के अधीन पर्यवेक्षकीय प्रबंध होता है, अर्थात मध्यम प्रबंध पर्यवेक्षकीय प्रबंध का उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग का होता है। मध्यम स्तरीय प्रबंध में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होते हैं। कौन कौन होंगे, प्रबंधक यानी मैनेजर, उप प्रबंधक यानी डिप्टी मैनेजर, सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर। ये होते हैं मध्यम स्तरीय प्रबंध में। कौन कौन, प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। मध्यम स्तरीय प्रबंध के मुख्य कर्तव्य, अब अपन इनके कर्तव्य को देखेंगे। जैसे अपन ने शीर्ष स्तरीय प्रबंध के कर्तव्यों को देखा था, क्या है, मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार ये आता है दोस्तों, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों की प्रबंधकीय भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें एक तरफ तो शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित नीतियों का कार्यान्वित करना पड़ता है और दूसरी तरफ कार्यान्वयन करने वाले वर्ग की भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं यानी इमोशंस एंड रिएक्शन को भी ध्यान में रखना होता है। इस रस्साकसी में, रस्साकसी का मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये बीच वाला है, ये कौन हो गया, ये अगर देखा जाए तो मध्य स्तरीय हो गया। कौन हो गया, मध्य स्तरीय। तो शीर्ष स्तरीय वाले भी उसको कहेंगे कि भैया ये काम करना है, तो ये हो गए, और नीचे ये हो गए, कौन हो गए, ये हो गए निम्न स्तरीय वाले एक तरीके से, है ना। तो ये है मध्य स्तरीय वाले, तो ये तो यहाँ से भी जाते हैं और यहाँ से भी जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है खुद तो करना ही है, साथ साथ वह कार्य इनसे भी करवाना है। तो इनसे भी करवाना है और इनको भी एक तरीके से देखना है, तो बीच के व्यक्ति ये हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, रस्सा कसी। तो रस्सा कसी आपसी प्रतिस्पर्धा, टग ऑफ वॉर में अपने अस्तित्व को बनाए रखना वस्तुतः एक कठिन कार्य होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार। इन शब्दों को याद रखिएगा और मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार याद रखिएगा कि मध्य स्तरीय प्रबंधकों के बीच में इन्होंने बताया था। इस थोड़ी सी कहानी को याद रखना कि रस्सा कसी, इसको रस्सी बना दो, ऐसी ऐसी बना दीजिए रस्सी, है ना, तो आपको याद रहेगा। शीर्ष एवं पर्यवेक्षकीय यानी निम्न स्तरीय प्रबंधकों के बीच एक प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में कार्य करना। समझ गए, वही बात जो बताई, संचालन से संबंधित निर्णयों में भाग लेना। ठीक है, शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों को कार्यान्वित करना। चौथा क्या हो गया, व्यापक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहना या सदैव तात्पर्य रहना। ठीक, प्रत्येक निर्णय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना, बिल्कुल प्रत्येक निर्णय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना। भावी उपयोगिता के बजाय तात्कालिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। मुख्य अधिशासी को पूर्ण सहयोग देना। उत्पादन परिणामों की समीक्षा करना। प्रबंध के अन्य सभी स्तरों पर प्रबंधकों के द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को भली भांति समझना तथा उनसे संबंधित
समस्याओं का समाधान करना। शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक योजनाओं को बनाना, ये उनके कार्य हैं दोस्तों। शीर्ष एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना। देखिए कितने कार्य हैं। दैनंदिनी यानी दिन भर के जो कार्य हैं, क्रियाकलापों की पूर्णता एवं सही जानकारी रखना, रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, तो अपन ने देखा इनके कार्यों को। आगे चलते हैं। अब आता है तीसरे नंबर का पर्यवेक्षकीय या निम्न स्तरीय प्रबंध। जो अपन ने बोला था ये नीचे होते हैं। पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे निचले स्तर का प्रबंध है। इसके अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों का समावेश होता है। कौन कौन का होगा? एक होते हैं अधीक्षक जिन्हें सुप्रिंटेंडेंट बोलते हैं, एक होते हैं पर्यवेक्षक जिन्हें सुपरवाइजर कहते हैं, और एक होते हैं फॉरमैन। वस्तुतः इन अधिकारियों का श्रमिकों से निकटतम संबंध होता है। इन अधिकारियों के माध्यम से श्रमिक गण इन अधिकारियों के माध्यम से श्रमिक गण अपने विचार, सुझाव तथा प्रतिक्रिया शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाने की अनुशंसा करते हैं। शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाने की क्या करते हैं दोस्तों? अनुशंसा करते हैं। पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों के मुख्य कर्तव्य, प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अब उनके प्रमुख कर्तव्य देखे जाएं। जिस प्रकार अपन ने दोनों के कर्तव्य देखे, अब इनके कर्तव्य देखेंगे। कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना। जो कर्मचारी हैं उनके कार्य का मूल्यांकन करना, जॉब एवल्यूएशन तथा गुण मूल्यांकन करना, मेरिट रेटिंग, कि इनके एक तरीके से कार्य सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये कार्य किसके होते हैं? पर्यवेक्षकीय के। ठीक है। वास्तविक निष्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होने पर, सुनिएगा, वास्तविक निष्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होने पर कारणों का पता लगाना, त्रुटि के मूल बिंदु पर ही उसका निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। ये पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों का कार्य है। कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य सौंपना, देख लेना कि भैया कौन किस कार्य के लिए बना हुआ है, किस में कितनी योग्यता है, उसी के अनुसार उनको कार्य देना, ये भी पर्यवेक्षकों का काम है। आवश्यकता होने पर उत्पादन में लगे कर्मचारियों से तत्काल संपर्क करना, प्रति घंटा परिणामों की जानकारी भी रखना, यानी हर घंटे में देखना कि कितना कैसा क्या चल रहा है। शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक उत्पादन की योजनाओं को बनाना। शीर्ष प्रबंधन या शीर्ष प्रबंध के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक उत्पादन की योजनाएं बनाना, ये किसके काम होते हैं? पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों के प्रमुख कर्तव्य होते हैं। तो अपन लोगों ने देख लिए पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों के मुख्य कर्तव्य, बीच वालों के, ऊपर वालों के, तीनों के अपन ने देख लिए हैं, यानी शीर्ष स्तर के, मध्य स्तर के और निम्न स्तर के। अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो किस तरीके से होगी, वो एक दे देंगे कि प्रति घंटा परिणामों की जानकारी रखना किन प्रबंधकों का मुख्य कर्तव्य है? उच्च, निम्न या पर्यवेक्षकीय प्रबंधक। समझिएगा, हाँ, शीर्ष, मध्य या पर्यवेक्षकीय प्रबंधक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां लिखना पड़ेगा, इसीलिए इन सबको याद कर लेना। इसीलिए मैं इतनी देर से एक एक लाइन को आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोग जब इनको बार बार देखें तो आपको ये पूरे अच्छी तरीके से याद हो जाएं। चलिए, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रबंध कार्य क्या करता है? अभी तो हम प्रबंध को समझे कि ये किस तरीके का था, शीर्ष पे था, मध्य में था, निम्न में था। अब उसके कार्यों को देखते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कार्यों के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। उसमें भी एक मत नहीं थे और इसमें भी एक मत नहीं। जैसा कि मैं बता रहा ना, प्रकृति उसकी लोचशील है, क्योंकि प्रकृति में यदि परिवर्तन है तो प्रबंध में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए विद्वान इस बात पर कभी एक मत ही नहीं हो पाए, क्योंकि यह परिवर्तित होता रहता है। बेसिक चीजें सभी में होंगी, बेसिक बातें सभी में होंगी, पर थोड़ा बहुत परिवर्तन कहीं ना कहीं होगा। एक संगठन कभी दूसरे संगठन के जैसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक बार प्राइवेट कंपनी थी, उसमें जॉब किया करता था। उनका प्रबंधन इतना बेस्ट था, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना गजब का उनका संगठन था कि वो मुझे ये नहीं बोलते थे कि आपको ऑफिस में जाना है। उनको ऑफिस में जाने से कोई मतलब ही नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि उनका कार्य करें आप। उनका जो कार्य है, दिन भर का जो उनका टारगेट है, उस टारगेट को मेरे को एक तरीके से कंप्यूटर पे उसको चलाना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि भैया इसको आपको 9 बजे के पहले पहले करना है। अब आप ऑफिस जाएं अथवा नहीं जाएं हमको मतलब नहीं है। तो मैं घर पर बैठकर ही उस काम को करता था। तो उनको ये ज़्यादा मतलब नहीं होता इस प्रकार से, मतलब हर कहीं देख के समझ के उसकी जो प्रबंध की प्रकृति है, एक तरीके से उसमें लोचशीलता होती है। जैसे मैंने बताया ना कि परिवर्तन यदि होता है, चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। ये है, इसीलिए विद्वान एक मत इसमें नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वर्ष 1916 में हेनरी फेयोल के इस प्रबंध के कार्य का प्रतिपादन किया और प्रबंध के 5 कार्य बताए। क्या क्या कार्य हैं प्रबंध के? पूर्वानुमान, नियोजन,
संगठन, निर्देशन, ये अपन लोगों ने अभी थोड़े थोड़े पढ़े थे, समन्वय और नियंत्रण। क्या यहां से निकल के आया कि हेनरी फेयोल ने 1916 में, हेनरी फेयोल का दोस्तों कितनी बार नाम आया है, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आप लोग उन क्लासों को देख लीजिएगा, हेनरी फेयोल से संबंधित लगभग में आप विश्वास मानिए 80 प्रश्न होंगे। क्या कहा, क्या कथन कहा, इसके अलावा वो कौन थे और ये उन्होंने कहा तो इससे क्या मतलब निकलेगा, उन सब है उन क्लासों में दोस्तों, उन क्लासों को देख लीजिए, है ना, बहुत फायदे की आपकी क्लास है। हेनरी फेयोल के प्रबंध के कार्य का प्रतिपादन, जो प्रबंध के 5 कार्य बतलाए हैं, कौन कौन से थे, पूर्वानुमान यानी तथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। अब देखिए प्रबंध के अर्थ को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में हम बांट सकते हैं, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। एक होंगे मुख्य कार्य और एक होंगे सहायक कार्य। अध्ययन की दृष्टि से मुख्य कार्य कौन कौन से होंगे, वही आगे जैसे नियोजन। अब देखिए नियोजन जिसको अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अपन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है पूरा। नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन में यह तय किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे, कब और कहाँ किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, समझिए, परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। नियोजन निम्न बिंदुओं पर बल देगा या निम्न बिंदुओं पर बल दिया जाता है। पहला लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण होगा, ये पहला है दोस्तों। दूसरा है नीति का निर्धारण होगा, ठीक है। तीसरा कार्य विधि का निर्धारण होगा। चौथा नियम का निर्धारण होगा। पांचवा बजट लगाना होगा। ये सब प्लानिंग की बातें चल रही हैं नियोजन की। कार्यक्रम का निर्धारण होगा और मोर्चाबंदी करना, मोर्चाबंदी करना भी नियोजन के अंतर्गत ही आता है। भाई मोर्चाबंदी जब हम करेंगे तो नियोजन तो करना पड़ेगा ना, कि अपन ने बोल दिया मोर्चाबंदी और जाओ कर दो सीधे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, वो सब एक प्लानिंग के तहत होता है। तो ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में से 4 बातें दे देगा, इनमें से क्या नियोजन का कार्य नहीं है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो 7 हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जहां 2-3 बार देखेंगे तो याद वैसे ही हो जाएगा। नियंत्रण, नियंत्रण का अभिप्राय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास की जांच करना तथा कोई कमी पाई जाए तो उसे दूर करना है, कोई कमी पाई जाए तो उसे दूर करना है। हेनरी फ्योल के शब्दों में, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल के शब्दों में देखा जाए, नियंत्रण इस बात को सुनिश्चित व सत्यापित करता है कि प्रत्येक क्रिया निर्धारित योजना, निर्गमित आदेशों, निर्देशों तथा पूर्व निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप क्रियान्वित हो रही है अथवा नहीं हो रही है अथवा नहीं। इसका प्रमुख प्रयोजन दुर्बलताओं एवं कमियों का पता लगाना है ताकि उन्हें सुधारा जा सके और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। यही होता है एक तरीके से नियंत्रण, यानी एक बार जो गलती कर दी तो कर दी, अब भविष्य में उसको बार बार नहीं दोहराया जाए। संगठन, तीसरा, नियोजन की भांति संगठन भी अति आवश्यक है। हमने जब शुरुआत में देखा तो हमने संगठन नियोजन को छोटा छोटा पढ़ा था, समझ लिया था ऊपर ऊपर कैसा क्या है। अब वो संगठन उनके बारे में तो लिखा ही है, साथ साथ उनके क्या उद्देश्य हैं वो भी इसमें बताया जा रहा है। नियोजन की भांति संगठन भी अति आवश्यक है। संगठन की सहायता से, सुनना, संगठन की ही सहायता से प्रशासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रबंध प्राप्त करता है। सुनिए, संगठन प्रबंध का वह तंत्र है जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। कर्मचारी और उनके कार्यों में एकीकरण व सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया संगठन ही कहलाती है। एकीकरण और सामंजस्य, यहीं से प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, एकीकरण सामंजस्य आया हुआ है ना। प्रोफेसर उर्वरिक क्या कहते हैं, अब इसको समझिए। उर्वरिक ये भी कई बार आए हैं, के अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना और उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। ठीक, अब आते हैं समन्वय पर, कोऑर्डिनेशन। समन्वय से अभिप्राय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को और उनके कार्यों को एक सूत्र में बांधना तथा लयबद्ध करना है जिससे वे सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें। समन्वय के अंतर्गत संस्था या समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उनमें परस्पर सामंजस्य, सहयोग, सद्भावना, सौहार्द और संतुलन बना रहे। समन्वय भी प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। इससे कभी घटकों में समायोजन बना रहता है। समन्वय के अभाव में, यदि समन्वय नहीं है यानी कोऑर्डिनेशन नहीं है, में उपक्रम की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो उत्पादन है उसकी एक तरीके से प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब तो जानते ही हैं, विपरीत प्रभाव पड़ना, यानी जैसा वो चल रहा है वैसा नहीं है, उसके विपरीत प्रभाव पड़ गया। ठीक, प्रबंध के 5 एम, इनको जरूर याद रखिएगा। कुछ विद्वान प्रबंध को 5 एम के आसपास केंद्रित होने की चर्चा करते हैं। क्या है? 5 एम या 5 एम। अब देखिए ये क्या क्या है। मानव यानी मैन,
माल यानी मटेरियल, एक है मशीन, एक है मुद्रा और एक है मेथड। इन्हें प्रबंध के आधारभूत तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। याद रखिएगा, इस तत्व शब्द को याद रखिएगा। इन्हीं के सहयोग से प्रबंध अपने महत्वपूर्ण कार्य करता है। मानव, मानव के बिना होगा ही नहीं, पहला तत्व हो गया। दूसरा हो गया माल, माल के बिना कैसे करोगे? मशीन, मशीन में ही तो माल को रख डालोगे। मुद्रा, भैया पैसा तो हर कहीं चाहिए ना, मनी, बिना मनी के तो कुछ होगा ही नहीं। और विधि, मेथड भी तो चाहिए, बिना मेथड के कैसे होगा? यही प्रबंधन है। ठीक है, एक तरीके से ये 5 तत्व हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इनको, इन सभी के नाम एम से हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से 5 एम में कौन सा एम नहीं है, तो पांचों चीजें देगा, तो उनको याद कर लीजिएगा। प्रबंध के अब सहायक कार्यों को देखें। अपन ने मुख्य कार्य देख लिए दोस्तों, समझना। शुरुआत से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, अब लास्ट में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, वीडियो जैसी चालू हुई, क्लास चालू हुई, देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या है, ये मजेदार नहीं है। अरे भाई रुक कर ध्यान से देखो तो उसमें क्या है। जब किसी व्यक्ति ने 1 घंटे 1.5 घंटे उस पर बैठा है, अगर वो पढ़ा रहा है, तो कुछ तो उसका सार निकलेगा ना। चलिए, प्रबंध के सहायक कार्य, सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, शोध। अब इनके जो सहायक कार्य हैं, सहायक का मतलब अपन जानते हैं, अतिरिक्त भी कहा जाता है ना। शोध, रिसर्च, उत्पादन की किस्म, तकनीक, लागत, नियंत्रण, फैशन, फैशन, मांग, उपभोक्ता की पसंद आदि के संबंध में निरंतर शोध करना भी प्रबंध का ही कार्य है। ऐसा नहीं है कि इसका कार्य कोई और करेंगे। भाई प्रबंध आपने किया है तो इसका जो कार्य होगा, यानी कि देखेंगे तकनीकी कौन सी लग रही है, लागत को कम या ज़्यादा कैसे होगा, नियंत्रण और कैसे होगा, है ना। हमने देखा कि इस समय फैशन कौन सा चल रहा है, मांग कौन सी चल रही है, उपभोक्ता की पसंद क्या है। निरंतर शोध करना भी प्रबंध का ही कार्य है, ताकि सर्वश्रेष्ठ परिणामों के आधार पर उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। उत्तरोत्तर विकास का मार्ग, मार्ग का मतलब समझ रहे हो? उत्तरोत्तर, उत्तर पर उत्तर, यानी कि जो आगे आएगा, भविष्य आएगा, उसका विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त हो सके। ध्यान रहे, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको कि क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार इसके कार्यों में आंशिक बदलाव होता रहता है। शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद है, पढ़ रखा होगा। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को देखा है तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्लासों को पढ़ने में, है ना। किंतु उक्त कार्यों से भी सहमत है, समझना। गतिशील है, आंशिक बदलाव होगा, नियम में बदलाव होगा, लेकिन ये कार्य भी सहमत है। दूसरा है निर्णयन। दूसरा क्या है? निर्णयन, सहायक कार्यों में प्रबंध के द्वारा, प्रबंध के द्वारा संस्था में जो भी कार्य किया जाता है वह निर्णय के द्वारा ही संपन्न होता है। प्रवर्तन से समापन तक की सभी अवस्थाओं में निर्णय लेने होते हैं। निर्णयन एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है, माफ करिएगा, प्रतिक्रिया नहीं प्रक्रिया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णय की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, एक परंपरागत विधि और एक आधुनिक विधि। अब याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से आ जाता है कि निर्णय की मुख्यतः कितनी विधियां हैं, तो 2 हैं। इनमें से कौन निर्णय की विधि नहीं है, तो एक अलग शब्द दे देगा। तो परंपरागत विधि, आधुनिक विधि, ये दोनों है। परंपरागत विधि क्या है? जो दरअसल अनुभव, विवेक तथा अंतर्ज्ञान पर आधारित हो, वह होती है परंपरागत विधि। यानी कि ये अपने विवेक पर निर्धारित होती है। आप लोगों ने देखा हो, गांव में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि बड़े से बड़ा, भारी से भारी कार्य अगर नहीं हो रहा हो, तो वो अपनी बुद्धि का ऐसा प्रयोग करेंगे कि कहीं ना कहीं वो कार्य को कर लेंगे। उदाहरण के लिए, कुएं में मान लो कोई, कुएं में कोई बकरी का बच्चा गिर जाता है, तो जो बड़े बड़े आदमी लोग काम नहीं कर पाएंगे, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अनुभव वाले हैं, वो लोग उसको आसानी से कुएं से बाहर निकाल लेंगे। हालांकि वो स्वयं नहीं जाएंगे निकालने, वो अपने विवेक से, अपने ध्यान से कुछ चीजें बताएंगे कि ऐसा ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। ये हो जाती हैं परंपरागत विधियां, जो अनुभव और विवेक पे है। एक होती हैं आधुनिक विधियां, जो दरअसल क्रियात्मक अनुसंधान, क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, सांख्यिकी, विश्लेषण, मॉडल निर्माण तथा प्रबंध सूचना प्रणाली पर आधारित होती हैं। पेशेवर प्रबंधक को ऊंचे वेतन श्रेष्ठ निर्णय के लिए ही दिए जाते हैं। याद रखिएगा, पेशेवर जो प्रबंधक हैं उनको ऊंचे वेतन दरअसल श्रेष्ठ निर्णय के लिए ही दिए जाते हैं। अतः निर्णयन प्रबंध का महत्वपूर्ण और सहायक कार्य होता है। निर्णय क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण और सहायक कार्य होता है। ये है इनकी आधुनिक विधि। चलिए,
प्रतिनिधित्व क्या है? रिप्रेजेंटेशन। प्रमुख प्रबंधविद अर्नेस्ट डेल। कौन? अर्नेस्ट डेल। इनका नाम बहुत आता था। कितने कथन पढ़े हैं अपन ने? याद आ गए अर्नेस्ट डेल? हाँ, आ गए होंगे याद। अर्नेस्ट डेल ने प्रतिनिधित्व को भी प्रबंध का एक कार्य माना है। उनके अनुसार प्रशासन की ओर से विभिन्न अनुबंधों के संपादन में, बैठकों में भाग लेने आदि में प्रबंध के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यही प्रतिनिधित्व है। ठीक है। संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन या संप्रेषण। संदेश वाहन या संचार व्यवस्था अथवा संप्रेषण का अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, अनुमानों और संवेदनाओं तथा सुझाव के पारस्परिक आदान प्रदान से है। संप्रेषण के माध्यम से ही संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों, नीतियों और आदेशों तथा उपलब्धियों के बारे में कार्यरत व्यक्तियों को पूर्णतः अवगत कराया जाता है। संप्रेषण पूर्ण, सही, प्रभावकारी तथा समयानुकूल होना चाहिए। संप्रेषण मौखिक या लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रबंध की दक्षता बहुत कुछ कुशल संप्रेषण पर निर्भर करती है। टेरी के अनुसार संप्रेषण या संचार उस स्नेहक पदार्थ की भूमिका निभाता है जिससे प्रबंध प्रक्रिया सुगम एवं सुविधाजनक हो जाती है। यही था संदेशवाहन और कम्युनिकेशन। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है सामान्य परिचय प्रबंध का अपन ने देखा। तो आज की जो अपनी क्लास है वह समाप्त होती है। जिसको भी दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में एक बार फिर कहूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। दो फायदे उनके होंगे। पहला फायदा सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि उनको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसका? क्लासों का। जो भी क्लास होंगी उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करेगा, है ना। होता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं चैनल हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर देखते रहते हैं। यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमको मालूम होता है कि हाँ भाई ये वाली जो क्लास है वो डल चुकी है, जो कि हमारे काम की है। इसीलिए दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है कि 15 मार्च से जो पेपर होगा पटवारी का, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करवाना चालू कर देंगे। यदि 15 तारीख को आपका पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं। 15 के बाद यदि आपका पेपर है तो आपको फायदा होने वाला है। फायदा ये है कि प्रश्नों की प्रकृति से आप भी अपनी रणनीति को आगामी समय के लिए अपने अनुसार ढाल लेंगे कि हाँ भाई मैं ऐसा करूंगा तो मेरा पेपर ऐसा होगा। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो अपनी दोस्तों क्लास होगी वो होगी प्रबंध के मौलिक सिद्धांतों पर। अब मैं एक दिन पहले क्लास को बता दिया करूंगा कि अब क्लास कौन सी होने वाली है।